बेलारूस से बर्बादी और पुतिन की नई युद्ध जो नीति है वो सामने आनी बाकी है। रूस यूक्रेन युद्ध में बेलारूस की अब डायरेक्ट एंट्री हो गई है। बेलारूस से रूसी लड़ाकू जत्थे यूक्रेन की सीमा में पहुंच रहे हैं। पुतिन के मंसूबे इस बार बेहद आक्रामक हैं और पुतिन किसी भी कीमत पर 20 जनवरी से पहले यूक्रेन को पटखनी देना चाहते हैं। इसीलिए तो अब पुतिन ने अपने परंपरागत दोस्त बेलारूस की धरती से एक चाल चल ली है। चाल क्या है आपको बताएंगे। ब्रेकिंग न्यूज बता दें, यूक्रेन को रूस पर ड्रोन अटैक। यूक्रेन का रोस्तोव के एयरबेस पे ड्रोन से हमला किया गया है। रूस को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो एक बार फिर से रोस्तोव निशाने पर है। लगातार रूस को एक बड़ा प्रहार करके इस तरह से चौंकाया जा रहा है। कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये तस्वीरें रोस्तोव से हैं जहां पर ड्रोन से हमला किया गया। यहाँ एयरबेस रहा रोस्तोव में जहां पर ड्रोन से अटैक किया गया। कई ड्रोन एक साथ आप देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन का रूसी टैंक पर निशाना। ड्रोन हमले में रूसी टैंक ध्वस्त किया गया। यूक्रेन की शैडो यूनिट को मिली सफलता। और एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में रेड आर्मी पर बड़ा पलटवार। यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों पर हमला बोला है। हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत हो गई। और एक और बड़ी खबर, उत्तर कोरिया से सैनिकों की एक और खेप रूस रवाना हो गई है। उत्तर कोरिया से हथियार भी भेजे जा रहे हैं। कुर्स्क में लड़ रहे हैं किम जोंग के सैनिक और रूसी सैनिकों को उत्तर कोरिया से मदद मिल रही। तो कुर्स्क का ये जंगी मैदान है और किम की फौज और ज्यादा खूंखार होती हुई दिख रही है। रूस में और सैनिक और हथियार भेज रहा है उत्तर कोरिया। मिसाइलों, टैंकों की सप्लाई भी बढ़ा रहा है उत्तर कोरिया। कैमिकाज़ ड्रोन का प्रोडक्शन और सप्लाई का प्लान है। 2025 में उत्तर कोरिया रूस में सैन्य सहयोग और बढ़ाने के आसार नजर आ रहे हैं। तो उत्तर कोरिया लगातार दखल दे रहा है और अपने सैनिकों को भेज रहा है। रूस और सैनिकों को भेज रहा है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में नया मोड़ आ गया है। इस जंग में पुतिन ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव को यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन ओ कहा जा रहा है, जिसका मकसद 31 दिसंबर तक यूक्रेन से ज़ेलेंस्की को हटाकर अपनी कठपुतली बिठाना है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर पूर्व, पूर्व और पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन, ये वो क्षेत्र है जहां क्रेमलिन अपना प्रभाव चाहता है। ज़ेलेंस्की के नेटो की तरफ बढ़े कदमों के बाद पुतिन ने इस क्षेत्र में स्वायत्त सत्ता के लिए संघर्ष शुरू किया और ये संघर्ष दुनिया के लिए एक ऐसा केंद्र बन गया जिसे महाविनाशकारी युद्ध की ज्वाला मान लिया गया है। और ये मान लेना स्वाभाविक भी है, क्योंकि इस जंग में रूस की प्रत्यक्ष एंट्री है तो दूसरी तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाले नेटो की रूस के खिलाफ सहयोग वाली भूमिका है। अमेरिका और पश्चिम की इसी भूमिका ने रूस को और उकसाया है। लेकिन इससे पहले कि जंग सच में तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाए, पुतिन ने बारूद बंदी का प्लान एक्टिव कर दिया है। ऑपरेशन ओ एक्टिवेट, पुतिन ने तय किए टारगेट।
अब पुतिन के टारगेट पर कौन से क्षेत्र हैं, भविष्य की स्थिति के लिए क्या योजनाएं हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले उन हालात को जान लीजिए जिसे ऑपरेशन ओ की पृष्ठभूमि में रखना चाहते हैं। रूस की आर्थिक राजधानी कजान पर यूक्रेनी ड्रोन के हमले आम बात नहीं है, बल्कि ये युद्ध को नई दिशा देने वाले हमले। हालांकि इसके पहले भी यूक्रेनी बारूद लॉन्ग रेंज हथियार के साथ रूस पर गिरा है, लेकिन रूस के रिहायशी क्षेत्रों पर ऐसे टारगेटेड अटैक नहीं हुए थे। इसलिए यूक्रेनी हमलों के बाद पुतिन ने इस जंग को अंतिम रूप देने का मन बना लिया है, जिसका प्रमाण है पुतिन की प्रतिशोध लेने की शपथ, जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश यूक्रेन की गलती है। यूक्रेनी ड्रोन से हुए हमलों का हम प्रतिशोध लेकर रहेंगे। यूक्रेन को कई गुना ज्यादा विनाश का सामना करना पड़ेगा। और इसी शपथ के साथ रूस का ऑपरेशन ओ शुरू हो गया है, जिसमें 31 दिसंबर तक डोनेट्स्क पर रूस का झंडा लहराने का प्रण है। अब ऑपरेशन ओ क्या है, इसकी पृष्ठभूमि भी जान लीजिए। पहले यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में रूसी फोर्स की गाड़ियों में Z लिखा था। ये रूस की ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का सिंबल है, जिसे रेड फ्लैग माना जाता है। और अब रूस की गाड़ियों पर O लिखा है, और ये सिंबल बेलारूस में तैनात रूसी सेना का है, जिसका मतलब है यूक्रेन का उत्तरी मोर्चा एक्टिव हो चुका है। लेकिन इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि रूस ने उत्तर पूर्वी और पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र में अंतिम जंग के लिए बारूदी मोर्चे खोले हैं, बल्कि बेलारूस में तैनात रूसी फोर्स अगर यूक्रेन के वॉर जोन में उतर रही है, तो इसका एक मतलब ये भी है कि यूक्रेन को अब ऐसे साइबर हमले झेलने पड़ेंगे, जिसमें आधिकारिक रूप से यूक्रेन कई क्षेत्रों को खो देगा, और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। 19 दिसंबर को यूक्रेन के सेंट्रल रजिस्ट्री सेंटर पर बड़े साइबर हमले हुए हैं। यूक्रेनी सेंट्रल रजिस्टर सेंटर पर हुए साइबर अटैक में कई रजिस्ट्रियां हटा दी गई। यानी स्टेट सिटीजन की स्थिति जिन रजिस्ट्रियों से पता चलती है, उन्हें मिटा दिया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा रूस को होगा, क्योंकि रूस इसे नो मेंस लैंड घोषित करेगा। साइबर अटैक हमलों के बाद ही यूक्रेन में नए सिरे से सैन्य ऑपरेशन ओ लॉन्च किया गया है, और दावा है कि इस ऑपरेशन के तहत जो सेना उतरी है, उन्हें 31 दिसंबर का टास्क क्षेत्रवार बांटा गया है, जिन्हें उन क्षेत्रों में बढ़त बनाकर बैठे लोकल बैटल ग्रुप मदद करेंगे। लेकिन कौन से हैं वो क्षेत्र, कौन से हैं वो बैटल ग्रुप, इसे भी जान लीजिए। अब ऑपरेशन ओ के तहत रूस के राष्ट्रपति पुतिन का प्लान क्या है, ये रिलीज किए गए वीडियो से पता चलता है। यह वीडियो यूक्रेन के उस क्षेत्र का है जहां यूक्रेनी फोर्स तैनात है, लेकिन रूस के Mi-28NM लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने उन पर बारूदी कहर बरपा दिया। इस हमले में यूक्रेन को भारी मात्रा में सैन्य संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ा है। ये तस्वीर कोरोखोव की दिशा में आगे बढ़ते रूसी सैनिकों की है। ये फोर्स की 114वीं ब्रिगेड के सैनिक हैं, जिन्होंने यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स की पोजीशन पर डायरेक्ट अटैक किया है। इस हमले में रूसी सेना ने इन्फेंट्री के लिए बनाए गए पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम का इस्तेमाल किया है। यह वीडियो रूस की गोजिडिका हॉवित्जर ग्रुप का है। इस ग्रुप ने यूक्रेन के उस एरिया को टारगेट किया जो AFU के लिए मोर्टार और UAV का सबसे अहम लॉन्च पैड था, लेकिन अब वो नष्ट हो चुका है। ये वीडियो चासोव यार का है, जो बताता है कि रूसी सैनिकों का डर खत्म हो चुका है। तस्वीरें बताती हैं कि सैनिक कोई भी हमले रोकने से पीछे नहीं हटेंगे। इस ड्रोन में सैनिक पहले ड्रोन देखकर भागा जरूर, लेकिन फिर उसे मुक्के मारकर गिराने की कोशिश की। यानी ऑपरेशन ओ को क्रेमलिन ने बहुत सोच समझकर एक्टिवेट किया है, जिसका मकसद है कीव पर ऐसी चढ़ाई कि ज़ेलेंस्की भी कीव छोड़ने पर मजबूर हो जाए, और बेलारूस में तैनात रूसी सेना का यूक्रेन में उतरना इसकी पुष्टि करता है। हालांकि ऑपरेशन ओ का एक मकसद और है। मकसद यह है कि लंबे समय से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में सैनिक थक चुके हैं, इसलिए ऊर्जावान नए सैनिकों को युद्ध भूमि में उतारा जाए।
ताकि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और पुराने सैनिक रिचार्ज हो जाएं। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि रूस की नई सेना नॉर्थ कोरिया और ईरान के हथियार चलाने में माहिर हो चुकी है, जिनका इस्तेमाल अब यूक्रेन के रण क्षेत्र में अंतिम चरण के तौर पर किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल रूस की नई सेना की नजर उत्तर पूर्व, पूर्व और पूर्व दक्षिणी क्षेत्र पर है, लेकिन क्रेमलिन की रणनीति के तहत पुतिन की निगाह कीव पर है, जहां से ज़ेलेंस्की को बेदखल करके अपनी कठपुतली को वो बैठाना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि यूक्रेनी फोर्स सरेंडर कर देगी, वो सामना कर रही है। ये तस्वीर युद्ध भूमि की है, जिसमें एक सैनिक अपने साथी की राइफल लेकर उसे छोड़ देता है और यूक्रेनी ड्रोन उस साथी को मार देता है। इसके अलावा यूक्रेन का दावा है कि खार्किव में रूसी फोर्स ने रूस के 52 ड्रोन हवा में न्यूट्रलाइज कर दिए, जबकि एक और दावे में रूस के बड़े हमले में सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का दावा किया जाता है। हालांकि इसमें 10 लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई है। इसका मतलब यह है कि पुतिन ताबड़तोड़ हमले करके ज़ेलेंस्की का हौसला तोड़ रहे हैं, जिसे कजान का प्रतिशोध नाम दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने बेलारूस में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिकी नागरिकों को तुरंत बेलारूस छोड़ने को कहा गया है। बेलारूस में यात्रा न करने की भी एडवाइजरी जारी हो गई है। और आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका की जो एडवाइजरी है उसके मायने क्या है। पहली बड़ी बात यह कि बेलारूस यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। अमेरिका को अंदेशा है कि बेलारूस से यूक्रेन पर हमले संभव हैं। हमले की स्थिति में युद्ध कई गुना विध्वंसक हो जाएगा। रूस बेलारूस यूक्रेन युद्ध में नेटो के कूदने की भी आशंका दिखाई दे रही है। रूस के टारगेट में पोलैंड भी आ सकता है। ये एक बड़ी जानकारी है, जिसके मायने समझे जा रहे हैं कि अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की। एक और बड़ी खबर ये कि यूक्रेन की युद्ध रणनीति पर बड़ी खबर मिल रही है। बेलारूस पर हमले की योजना बना रहा है कीव। युद्ध का दायरा बढ़ाना चाहता है यूक्रेन। रूस को उलझाने की नई रणनीति है। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के हवाले से खबर मिल रही है। और बेलारूस पर पलटवार, ज़ेलेंस्की की क्या है रणनीति? बेलारूस पर हमला होने पर ज़ेलेंस्की का प्लान तैयार है। रिजर्व फोर्स को बेलारूस के बॉर्डर पर लाया जाएगा। ज़ेलेंस्की की बेलारूस सीमा पर ही रूसी सेना को रोकने की रणनीति होगी। ज़ेलेंस्की को नेटो के साथ साथ अमेरिका से मदद की भी उम्मीद है। रूस बेलारूस का गठजोड़ यूक्रेन के साथ साथ नेटो के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो बस कुछ दिन और है, फिर यूक्रेन का सरेंडर तय है। जी हाँ, रूस ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसमें 31 दिसंबर तक यूक्रेन मिशन को पूरा करने की लिमिट तय कर दी गई। लेकिन नेटो की बेचैनी बढ़ने लगी है, क्योंकि पुतिन यूक्रेन के बाद भी रुकने वाले नहीं है। क्रेमलिन ने नए टारगेट फिक्स कर लिए हैं। इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। इसका सीधा मतलब है ट्रंप की ताजपोशी से पहले रूस यूरोप में कुछ बड़ा करने वाला है। उसमें उसके टारगेट पर कई नेटो देश हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर नेटो पलटवार करता है तो रूस परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। यानी यूरोप एक बड़े संकट में घिर चुका है, जिसके केंद्र में इस वक्त पुतिन है, जिनके फरमान पर यूरोप विनाश की शुरुआत हो सकती है। फिर एक्टिव होगा पुतिन का प्लान USSR। और पूरा यूरोप में आएगी जबरदस्त तबाही, जो कभी भी एटमी जलजले में बदल सकती है। और पुतिन ने अपनी ताकत दिखाई है कि वो किस हद तक जा सकते हैं। रूस ने S-500 का टेस्ट किया है, जिससे पेंटागन में खलबली मच गई है। नेटो की बेचैनी बढ़ गई है कि अब रूस किस देश पर सबसे पहले हमला कर सकता है। यह उसी टेस्ट का वीडियो है जिसका परीक्षण कापुत्सिन यार्स मिसाइल टेस्ट साइट पर किया गया।
S-500 युद्ध में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसको लेकर रूस ने फुल स्केल परीक्षण किया। इस एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत जान लीजिए। 13 मैक यानी करीब 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला यह डिफेंस सिस्टम अचूक है, यानी किसी भी मिसाइल और ड्रोन को इसे भेद पाना नामुमकिन है। इस पर लगा हाइपरसोनिक ग्लाइड वॉरहेड बेहद सटीक हमले करता है। CHGB ईगल सिस्टम हाई ऑल्टीट्यूड पर भी मिसाइल को नष्ट कर सकता है। सिर्फ S-500 ही नहीं, बल्कि यार्स और सरमत के सहारे रूस दुनिया में हाहाकार मचाने को तैयार है। जिसके बाद पश्चिमी देशों को रूस ने चेतावनी दी है। अगर नेटो यूक्रेन को सैन्य मदद देता रहा तो यूरोप से तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक कभी भी हो सकती है। यानी रूस लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिसमें पुतिन का पहला मिशन है कि यूक्रेन का खात्मा, उसके बाद बाल्टिक देशों पर कब्जा। रूस के आक्रोश को देखकर नेटो देश परेशानी में आ गए। घबराहट इस कदर है कि नेटो में भी फूट पड़ने लगी है। जहां स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको ने रूस का दौरा किया, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिससे गैस पाइपलाइन के ट्रांजिट रूट को बदलने पर चर्चा हुई, जबकि हंगरी पहले ही रूस के पक्ष में आ चुका है। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन रूस का दौरा भी कर चुके हैं। यानी यूक्रेन को सैन्य मदद को लेकर नेटो में संतुलन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जो नेटो खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा था वो अब बचने लगा है। दरअसल इसके पीछे की वजह ट्रंप के हाथ में अमेरिका की कमान आ जाना है। अभी एक दिन पहले बाइडेन ने यूक्रेन को आखिरी सैन्य मदद का ऐलान किया, लेकिन ट्रंप मदद करेंगे इसका भरोसा नहीं, क्योंकि पुतिन को यह समझ आ चुका है कि ट्रंप नेटो और दूसरे देशों की लड़ाई में अमेरिका को नहीं झोंकने वाले। और इसी मौके का फायदा रूस उठा सकता है। जब वो पहले यूक्रेन को भस्म करेगा, फिर बाल्टिक देशों की तरफ हमले की तरफ बढ़ सकता है। पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि वो रूस को फिर से यूएसएसआर बनाना चाहते हैं, जिसमें कोल्ड वॉर के वक्त अलग हुए देशों को फिर से मिलाया जा सके। इसलिए क्रेमलिन ने एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर बाल्टिक देश हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, उसके बाद पोलैंड और आगे नॉर्डिक देश फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क टारगेट पर है। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में स्थिति बेकाबू हो सकती है। यही वजह है नेटो यूक्रेन को लगातार मदद देकर उसे युद्ध में बनाए रखना चाहता है, जिससे पुतिन का प्लान यूएसएसआर फेल हो सके। लेकिन पुतिन की जिद है कि रूसी साम्राज्य का पुनर्गठन हो, जिससे यूरोप में रूस की बादशाहत फिर लौट सके। इस बीच यूक्रेन ने मानवाधिकार मामलों के प्रमुख ओलेक्सेंडर मारविक ने रूस के बढ़ते हुए खतरे पर कहा है, विश्व व्यवस्था ध्वस्त होने लगी है और यूरोप तभी तक सुरक्षित है जब तक कीव रूस के खिलाफ युद्ध जारी रखता है। यही वजह है कि नेटो लगातार यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहा है, जिससे युद्ध लंबा खिंच सके और दूसरे नेटो देश सुरक्षित रहे। लेकिन जिस तेजी से रूस आगे बढ़ रहा है, उससे साफ है कि नए साल से पहले बड़ा खेल होने वाला है। इसके लिए रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और ओरेश्निक मिसाइल भी लॉन्चिंग साइट पर लगा दी है, जबकि S-500 का टेस्ट करके अपने डिफेंस को मजबूत किया है, जबकि ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है। आर्कटिक में मौजूद सीक्रेट न्यूक्लियर लैब पूरी तरह एक्टिव है और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ईरान से हथियार सैनिक पहुंच रहे हैं, जबकि खबर है कि चीन भी सीक्रेटली मदद कर रहा है।
यानी एक खौफनाक ब्लूप्रिंट पर पुतिन काम कर रहे हैं जो यूरोप में तबाही लेकर आ सकता है। अब इस सब के बीच ट्रंप का रुख क्या रहने वाला है, इस पर सबकी नजर है। अगर ट्रंप ने बाइडेन फॉर्मूले पर काम किया तो यूरोप में महाविनाश कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पुतिन एटमी धमकी दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक और बड़ी खबर मिल रही है युद्ध के मैदान से। कुर्स्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूसी आर्टिलरी की भीषण गोलाबारी चल रही है। रूस की एयरबॉर्न यूनिट भी आक्रामक हो गई। एक और बड़ी खबर, रूस के अलाबुगा में ड्रोन फैक्ट्री पर हमला हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी फैक्ट्री तबाह हो गई है। हमले में रूस को $16 मिलियन का नुकसान हुआ है। फैक्ट्री के गोदाम में रखे थे ड्रोन के स्पेयर पार्ट्स। एक और बड़ी खबर, कीव एडवांस मिसाइल बनाने में जुट गया है। मॉस्को तक मार करने वाली मिसाइलें बनाई जा रही हैं यूक्रेन की ओर से। द इकोनॉमिस्ट के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। और आपको बताते हैं कि यूक्रेन का ये जो मिसाइल प्रोग्राम है, आखिर वो है क्या। यूक्रेन करीब 10 मिसाइल प्रोजेक्ट्स में जुटा है। यूक्रेन की एक मिसाइल का नाम ट्रेम्बेटा है। ट्रेम्बेटा 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ट्रेम्बेटा की स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यूक्रेन मॉस्को को ध्यान में रखकर मिसाइल बना रहा है। ये इकोनॉमिस्ट के हवाले से, द इकोनॉमिक्स के हवाले से ये बात निकलकर सामने आई है। और यूक्रेन के पास परमाणु बम तो नहीं, लेकिन रूस में हुआ है परमाणु बम जैसा ही धमाका। यूक्रेन ने यह धमाका बेहद छोटे ड्रोन से किया है। 8 दिनों के भीतर यूक्रेन ने दूसरी बार रूस के ओरियोल तेल डिपो पर हमला किया है। तेल के भंडार से ड्रोन की चिंगारी छूटते ही तो ऐसा धमाका हुआ जैसे न्यूक्लियर हथियार से होता है। 72 घंटे से यूक्रेन लगातार रूस में ड्रोन हमले कर रहा है और दुनिया को आधुनिक एयर डिफेंस बेचने वाला रूस इस वक्त लाचार। 500 किलो या 1000 किलो का बम नहीं, स्कैंडर या जिरकॉन जैसी मिसाइल भी नहीं। रूस ने कीव को जलाने के लिए महंगी और ताकतवर मिसाइलों का तूफानी हमला किया। लेकिन यूक्रेन बस छोटे छोटे ड्रोन से रूस में लगातार तबाही ला रहा है। एक हफ्ते पहले ही रूस के ओरियोल में तेल डिपो में धमाका हुआ था और 22 दिसंबर को एक बार फिर यूक्रेन इसी तेल डिपो को जलाने में कामयाब हो गया। ओरियोल में 14 दिसंबर को हमला हुआ था और उसके बाद फिर 22 दिसंबर को यहां ज्वालामुखी जैसा ब्लास्ट हुआ। रात के अंधेरे में आग बेहद भयावह नजर आई। देश से लेकर विदेश तक बर्फबारी की तस्वीरें। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में जमकर बर्फबारी हो रही। हिमाचल प्रदेश के शिमला में, मंडी में, कुल्लू में जमकर बर्फ बरसी है। आपको बता दें कि घरों और पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बर्फ का असर मैदानी इलाकों पर भी हो रहा है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ठंड शुरू हो गई है जबरदस्त। पहाड़ों में बर्फबारी है तो सुपर पावर देश अमेरिका भी बर्फ से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। न्यूयॉर्क से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके अलावा मिशिगन तक बर्फीला तूफान आया है जिससे जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। तो बीते 2 दिनों में मैदानी इलाकों में ठंड अचानक से बढ़ गई है और इसकी वजह है पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फ पड़ रही है। ये पहाड़ी इलाके बर्फ की चादर से लिपट गए हैं। क्रिसमस और नए साल से पहले की इस बर्फबारी ने ठंड तो बढ़ा दी है, लेकिन हिल स्टेशंस पर घूमने वालों की तादाद, सैलानियों की तादाद बढ़ गई है। सैलानी खुश हैं। देखिए बर्फबारी पर यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हो रही है। कश्मीर के कई इलाकों में माइनस में तापमान चला गया है। तापमान लुढ़कने से झील और झरने जम गए। ये तस्वीरें बता रही कि पहाड़ों पर सब कुछ बर्फ के आगोश में समा चुका है। हिमाचल के शिमला, मंडी, कुल्लू में जमकर बर्फबारी हो रही। घरों और पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। तो वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ और जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग, पीर पंजाल में भी बर्फबारी का दौर जारी। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की यह तस्वीर देखिए। चारों ओर बर्फ की चादर, पेड़ों की हरियाली बर्फ की सफेदी में समा गई। शिमला में शुरुआत में गिर रहे फाहे अब बर्फबारी में बदल गए। तापमान में भी भारी गिरावट आई। उधर सैलानी इस बर्फबारी का जबरदस्त लुत्फ उठाते दिखे। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अमेजिंग लग रहा है। मनाली भी गया था मैं, वहां भी स्नोफॉल मिली अपने को, और शिमला भी स्नोफॉल मिल रही है। बहुत मजा आ रहा है। एक्सपेक्टेड था कि स्नो मिलेगी। बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत भी मनाली पहुंची थी। वहां उन्होंने शारण गांव में क्राफ्ट हैंडलूम का उद्घाटन किया। इतनी सुंदर, आज मेरे यहाँ पे आते ही मुझे हमारे विष्णु भगवान के प्रांगण में आते ही उन्होंने बर्फ हमें दी, तो पूरा मुझे लगता है पर्यटन का जो सीजन भी पूरा शुरू हो जाएगा और सारे देश से लोग हमारे यहाँ पे आए और हमारी पवित्र भूमि का आनंद उठाएं। मंडी जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में भी अच्छी बर्फबारी देखने को मिल रही है। शिकारी देवी, सराज, कमरूनाग, पराशर में भी बर्फबारी जारी। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी है। मंत्रमुग्ध कर देने वाली इस बर्फबारी में लोग जमकर मस्ती कर रहे हैं। बारिश और बर्फबारी के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है कि लोग ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों की ओर न जाएं और सतर्क रहें। बर्फबारी अपने साथ कड़ाके की ठंड लाई है, जिससे लोगों को थोड़ी समस्या तो हो रही है, लेकिन बर्फबारी वाले कुदरत के आनंद के लिए इतना चलता है। जोरदार ठंड पड़ी हुई है, कोहरा, जिससे आम जनों को काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बट फिर भी तो आग का सहारा ले रहे हैं हम लोग। सर्दी से बहुत कंपन महसूस कर रहे हैं और जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ जाने को तैयार हैं। मंडी के लिए, सामान के लिए आए हुए हैं। बर्फबारी जहां एक ओर सैलानियों के चेहरों पर खुशी की वजह बनी है, तो वहीं दूसरी ओर जाम की समस्या भी लाई। हिमाचल के मनाली में बर्फबारी की वजह से कई वाहन फंस गए। सोलांग और अटल सुरंग रोहतांग के बीच घंटों तक लंबा जाम लगा रहा। सैकड़ों वाहन लंबे ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने बचाव अभियान शुरू किया और करीब 700 पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इलाके से मिली तस्वीरों में पुलिसकर्मी बर्फबारी जारी रहने के दौरान यात्रियों और ड्राइवरों को उनके वाहनों को सुरक्षित निकालने में मदद करते नजर आ रहे हैं। क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक लगातार शहर में आ रहे हैं, जिससे भीड़ बढ़ गई। अब चंबा की ये तस्वीरें देखिए। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी के पिकनिक स्पॉट लखड़ा मंडी में मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से पर्यटकों को इस साल डलहौजी में व्हाइट क्रिसमस और नया साल मनाने का मौका मिला है। हालांकि तापमान में काफी गिरावट आ गई और मौसम बेहद ठंडा हो गया है। हिमाचल के अलावा उत्तराखंड में भी बर्फबारी से मुश्किल है। उत्तरकाशी में गंगोत्री, यमुनोत्री समेत हर्षिल, सांकरी, जखौल, मुखवा, धराली, सुक्की, झाला, बुराली में सोमवार दोपहर से बर्फबारी शुरू हुई। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बर्फ की मोटी चादर जम चुकी है। हर्षिल घाटी में तो इस सीजन में दूसरी बार बर्फ गिरी। गंगोत्री नेशनल पार्क में वन विभाग की टीम तैनात है, जो लगातार गश्त कर रही है। तो वहीं हर्षिल में भी पुलिस बल तैनात है। बर्फबारी के बीच वॉलीबॉल खेलते हर्षिल थाने में पुलिस बल के जवान। शीतकाल यात्रा अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक प्रायोरिटी एस्पेक्ट है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे बर्फ़बारी का आनंद ले सकते हैं। पर्यटक बहुत लोग हर्षिल आ रहे हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें देखिए। बद्रीनाथ धाम पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है। करीब 1 फीट तक बर्फ जम गई। उत्तराखंड के चमोली में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही। कल देर शाम से शुरू हुई बर्फबारी सुबह तक जारी रही। औली में बर्फबारी के बाद पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में है। कई इलाकों में सड़कों पर 1 फीट तक बर्फ जमी है, जिससे आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है। उधर जम्मू कश्मीर में भी भारी बर्फबारी जारी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। श्रीनगर, पीर पंजाल, गांदरबल, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। लगातार बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में झीलें जम चुकी हैं। आप ये डल लेक की तस्वीरें देख रहे हैं। जिस डल लेक पर आम दिनों में शिकारा से सैर होती है, अभी वहां हर तरफ शांति है। झील पर बर्फ की चादर बिछ चुकी है। ये श्रीनगर के डल झील की वाटर बॉडी है और कंप्लीटली ये जम चुकी है। इस तरफ मैं अगर आपको दिखाने का प्रयास करूं,
तो ये देख सकते हैं हाथ से मैं जो है इस फ्रीजिंग सरफेस को तोड़ने का प्रयास करता हूं और ये देख सकते हैं आप साफ तौर पर डल झील की जो ऊपर पानी की सतह है वो जम चुकी। अब गांधरबल के सोनमर्ग की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी अपने साथ स्थानीयों और सैलानियों दोनों के लिए खुशी की लहर आई। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में पहाड़ों की चोटी पर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मुगल रोड को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई, पहाड़ों से गिरने वाले झरने भी जम गए। हम आपको राजौरी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए कैसे बर्फ की मोटी परत दिखाई दे रही है। सब कुछ मानो बर्फ की गिरफ्त में हो। हालांकि जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक पहाड़ों पर जारी बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में भी लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है।